हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास में पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास में हम गुप्त काल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अब जो गुप्त काल या गुप्त वंश है, उसमें आज हम समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की बेटा अगर बात करें तो सबसे पहले इसके शासनकाल की बात होती है, क्योंकि 275 से 280 श्रीगुप्त हुए, 280 से और 319 तक घटोत्कच हुए, 319 से 335 तक कौन हुए? चंद्रगुप्त प्रथम। 335 से लेकर के और 375 तक हुए कौन? समुद्रगुप्त। यानी सबसे पहले तो समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375। अब इनके बारे में हम चर्चा करें तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त कौन था बेटा? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसका मतलब उसने विस्तारवादी या साम्राज्यवादी नीति अपनाई। तो गुप्त वंश का सर्वाधिक विस्तार किसके समय देखने को मिलता है? समुद्रगुप्त के समय देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो समुद्रगुप्त हुए, इनके दरबारी इतिहासकार थे और जिसका नाम था हरिसेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दरबारी इतिहासकार हरिसेन हुए, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना संस्कृत भाषा में की, ठीक है। इस प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है और इसी इलाहाबाद प्रशस्ति में लिखा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को बनाया था। अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को बनाया था। ठीक है, दोबारा सुनो। दरबारी इतिहासकार कौन हुए? हरिसेन। हरिसेन ने लिखा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई और उसी पे लिखा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? समुद्रगुप्त को बनाया था। और वही समुद्रगुप्त जिसके नेतृत्व में गुप्त वंश का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ। ठीक है बेटा। ये जो समुद्रगुप्त था, इसने साम्राज्यवादी नीति अपनाई। इसने क्या किया? आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को परास्त किया। आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के कितने शासकों को परास्त किया? 12। आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत, दक्षिणावर्त यानी दक्षिण भारत, ठीक है। अब समस्त राजाओं के खिलाफ इसकी अलग अलग नीतियां थी। आर्यावर्त के जो 9 राजा थे, उनके खिलाफ इसने नीति अपनाई प्रसभोद्रण। आर्यावर्त के 9 शासकों के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई? प्रसभोद्रण की नीति, ठीक है। और दक्षिणावर्त के जो 12 शासक हुए, उनके खिलाफ इसने नीति अपनाई ग्रहण मोक्षानुग्रह। समझना बेटा, आर्यावर्त के जो 9 शासक रहे, उनको तो प्रसभोद्रण की नीति, और दक्षिणावर्त के जो 12 शासक थे, उनके खिलाफ ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, जिसके 3 पद हैं, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। देखो, ग्रहण शत्रु पे अधिकार कर लेना, शत्रु के राज्य पे अधिकार कर लेना जीतने के बाद में, ये तो ग्रहण हो गया। मोक्ष, उसमें मोक्ष कर दो, कृपा कर दो और उसका राज्य वापस लौटा दो। तीसरा अनुग्रह, अनुग्रह दया कर दो, जीवन भी बख्श दो, उसकी मौत को भी बख्श दो और उसका राज्य भी वापस लौटा दो।
परंतु अधिपत्य रहना चाहिए। तो 3 पद थे, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह, जिसको बोलते हैं क्या, ग्रह मोक्षानुग्रह की नीति। ठीक है बेटा। समुद्रगुप्त की इन विजयों से प्रभावित हुआ, यानी विजयों से प्रभावित होकर प्रसिद्ध विद्वान विसेंट स्मिथ, विद्वान का क्या नाम था, विसेंट स्मिथ, ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बार बार परीक्षाओं में आता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, क्योंकि समुद्रगुप्त कभी भी अपने विजय अभियानों में असफल नहीं हुआ। आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को परास्त किया। इसी कारण प्रसिद्ध विद्वान विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ये विशेष बात रखना है। ठीक है। ये समुद्रगुप्त ऐसा शासक था जिसे अपने सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाया गया है। किस पे, सिक्कों पर। अतः कहा जा सकता है एक कुशल श्रेणी का वीणा वादक था। समुद्रगुप्त कुशल श्रेणी का वीणा वादक था, उसे अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है। इतना ही नहीं, इसने अपनी विजयों से प्रभावित होकर के अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करके इसने उपाधि धारण की अश्वमेध यज्ञकर्ता की उपाधि। वैसे बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ये अश्वमेध यज्ञ चक्रवर्ती का प्रतीक हुआ करता था। ये यज्ञ करने से पहले राजा 4 दिशाओं में 4 घोड़े छोड़ता था। जब वो घोड़े निर्बाध लौटकर वापस आ जाते थे, उन घोड़ों को कोई भी राजा, कोई भी शासक, कोई भी सम्राट रोकने की हिम्मत नहीं करता था। अगर करता था तो संबंधित राजा से युद्ध करना पड़ता था, तो फिर अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। यानी चक्रवर्ती का प्रतीक था। ऐसा शासक जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हो, ऐसे शासक अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। तो इसने यज्ञ भी किया और उपाधि भी धारण की। वैसे समुद्रगुप्त को कविराज और विक्रमंक भी कहा जाता है। ये भी याद रखना है, बार बार पूछे जाते हैं ये चीजें। कविराज और विक्रमंक कहा जाता है किसको, समुद्रगुप्त को। ठीक है बेटा। ये समुद्रगुप्त हुआ, इसके समकालीन लंका नरेश हुए, और लंका नरेश का क्या नाम था, मेघवर्ण। लंका नरेश हुए मेघवर्ण, और उस मेघवर्ण ने क्या किया, एक दूत मंडल हमारे यहां भेजा। दूत मंडल भेजा और गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। तो समुद्रगुप्त के लंका से भी विदेशी संबंध थे, या ये कह सकते हैं राजकीय संबंध थे, क्योंकि उसके समकालीन जो मेघवर्ण शासक हुआ लंका का, उसने एक दूत मंडल भेजकर समुद्रगुप्त के दरबार में बोध गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। ठीक है बेटा। जो समुद्रगुप्त था ये विष्णु का उपासक था। किसका उपासक था, विष्णु का उपासक था। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं, ये जो समुद्रगुप्त हुआ, इसके 2 पुत्र थे। बड़ा बेटा रामगुप्त, छोटा चंद्रगुप्त। यानी चंद्रगुप्त पहले हुआ तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। अब हुआ क्या, 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के नियम के अनुसार इसका बड़ा बेटा शासक बना, जिसका नाम था रामगुप्त। कब बना, 375 से 380। यानी उसका शासनकाल तो ज्यादा लंबा नहीं हुआ। अनुभवहीन था, अदूरदृष्टि भी था, और लापरवाह भी था। इस कारण जो गति समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य को मिली थी, उसमें एक बार विराम सा आया। वो विराम कैसे आया, 1 मिनट देखो, मैं बताता हूं आपको। 375 में समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा शासक बनता है, जिसका नाम क्या है, रामगुप्त। और हमें पता चलता है विशाख दत्त
द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से। यह इंपॉर्टेंट है। विशाख दत्त ने नाटक लिखा कौन सा? देवी चंद्रगुप्तम। इससे पता चलता है कि रामगुप्त का विवाह ध्रुव स्वामिनी से हुआ था। रामगुप्त का विवाह किससे हुआ? ध्रुव स्वामिनी से। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से। अब हुआ क्या, इस रामगुप्त के समय शकों ने आक्रमण किया, गुप्त साम्राज्य पर शकों ने क्या किया? आक्रमण किया। तो बेटा इसने क्या किया? शकों से कायरतापूर्ण समझौता कर लिया। कायरतापूर्ण समझौता किया किसको लेकर के? ध्रुव स्वामिनी को लेकर, अपनी रानी ध्रुव स्वामिनी को लेकर इसने कायरतापूर्ण समझौता कर लिया। और इसी कायरतापूर्ण समझौते से परेशान होकर, आहत होकर, और इसी के छोटे भाई कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी, स्वयं को शासक घोषित कर दिया, ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया और शकों को परास्त कर दिया। तो रामगुप्त की मृत्यु के बाद या उसकी हत्या के बाद शासक बने चंद्रगुप्त द्वितीय। वही चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। 380 से लेकर के 414 तक उनका शासनकाल रहा। जो आज की जो क्लास थी उसमें हमने मुख्य रूप से क्या पढ़ा है? एक तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय गुप्त वंश का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ और उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त। धन्यवाद।